ओके, अब क्वेश्चन नंबर है 183, विच हार्मोन इज़ रिलीज इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। आपको पता है कि जब बॉडी में स्ट्रेस आता है तो बॉडी जो है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू कर देती है, जिसमें से एक ग्लूकागॉन है, दूसरा कॉर्टिसोल है, तीसरा कैटाकोलामीन्स है। ठीक है, अब जो इसमें मेन चीज़ है वो उसमें से हम सिलेक्ट क्या करेंगे, कॉर्टिसोल सेलेक्ट करेंगे। अगर तो इसने पूछा होता कि साथ एक हार्मोन रिलीज़ हो गया है इंजरी पे और साथ उसके क्या नाम है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो गई है, तो फिर आप कह देंगे कैटाकोलामीन्स है। और कैटाकोलामीन्स का स्पेसिफिक फंक्शन ये है कि फ्लाइट और फ्राइट, कोई डेंजरस काम होने लगा है, कुछ भी टेंशन चल रही है, कुछ भी चल रहा है तो पेशेंट परेशान है, स्ट्रेस में है, जो भी है, कैटाकोलामीन रिलीज़ हो गए। ठीक है, क्योंकि बॉडी को लगता है कि वो स्ट्रेस में है, उसको काम करना है। ठीक है, और जो सबसे पहले जो बॉडी की नीड्स को पूरा करने के लिए, उसको अगर भागना है, उसको किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी करना है, कोप अप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास साथ कॉर्टिसोल आएगा, जो कि हमारा हार्मोन रिलीज़ होगा इन द केस ऑफ इंजरी। ठीक है, कोई भी इंजरी होगी, स्ट्रेस होगा बॉडी में, कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा। और अगर इसमें कहेंगे कि बंदे को रिस्पांस देना है बॉडी के किसी चीज़ के लिए, रिस्पांस का वर्ड यूज़ करेंगे तो रिस्पांस हमारा कैटाकोलामीन्स के थ्रू हमारा बॉडी का रिस्पांस होगा। विच हार्मोन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो ये इंसुलिन है जो आपकी सारी चीज़ों को स्टोर कर देती है। ठीक है, इसीलिए आप नोट करना कि जिन बंदों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिनका इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई होते हैं, वो लोग बहुत मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ने क्या करना है, इंसुलिन ने ग्लूकोज जो भी आपके ब्लड में है, जो भी आपकी प्लाज्मा में है, उसको उसने निकालना है। उसका मेन काम है आपका ग्लूकोज का लेवल कम करना है। उसने कैसे कम करना है, वो सारे ग्लूकोज, जो भी चीज़ का ब्रेक डाउन से ग्लूकोज पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन्स के, लिपिड्स के, उन सब चीज़ों को उसने पकड़ के जो है वो कार्बोहाइड्रेट को उसने स्टोर कर देना है, प्रोटीन को स्टोर कर देना है, लिपिड को स्टोर कर देना है, उसने हर चीज़ को स्टोर कर देना है। उसने ब्लड में से ग्लूकोज को ख़त्म करना है। मेन उसका क्या काम है, उसने ग्लूकोज को ब्लड से ख़त्म करना है, उसको लेवल्स को कम करना है। तो वो कैसे करेगा, जो भी बॉडी को चीज़ नहीं चाहिए उसको स्टोर कर देगा, भाई मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा लो, इसको निकालो। तो मेन चीज़ क्या है, इंसुलिन, जो आपकी हर चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, फैट्स को, हर चीज़ को हटा देती है, स्टोर कर देती है ब्लड में, ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो सके, जो आपने खाना खा खा के उसको रेज़ किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है 185, गोलीन डिक्रीज प्रोलैक्टिन बाय एक्टिंग ऑन। तो ये जो है ये D2 एगोनिस्ट है, जो आपके प्रोलैक्टिन सिक्रीशन को कम करता है। और D2 का एक और काम है कि ये आपकी GI में भी काम करते हैं। D1 एगोनिस्ट जो है वो आपके रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए, जिन लोगों को रीनल की स्टेनोसिस का मसला हो रहा होता है, उनके ब्लड फ्लो नहीं जा रहा होता किडनी में, तो उनका स्टेनोसिस ख़त्म करने के लिए, उनका ब्लड फ्लो अच्छा करने के लिए, तो हम D1 एगोनिस्ट फॉर रीनल, D2 फॉर डिक्रीजिंग प्रोलैक्टिन। उसके बाद आता है कि हमने व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ICF। ठीक है, ICF को हमने क्या करना है, ICF को हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ बॉडी फ्लूइड इंडेक्स। ठीक है, सॉरी, टोटल बॉडी फ्लूइड। ठीक है, टोटल बॉडी फ्लूइड क्या होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड बनता है ICF से, इंट्रासेलुलर फ्लूइड से और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो आपका ज़्यादा होता है, वो होता है 28 लीटर। और जैसे फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि आपके टोटल बॉडी फ्लूइड या बॉडी लिक्विड का इंट्रासेलुलर 2/3 है और एक्स्ट्रा सेलुलर उसका 1/3 है। ठीक है, जैसे 42 लीटर कहते हैं कि रफली एक 70 kg का बंदा है, उसके अंदर 42 लीटर होता है टोटल बॉडी फ्लूइड। उसमें से 2/3 उसका निकला 28 और 1/3 निकला उसका 14। ठीक है, और आगे से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसके आगे से होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड उसका 3/4 होता है, ज़्यादा पार्ट उसका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाता है और बाकी पार्ट उसका 1/4 प्लाज्मा में जाता है। तो उसमें से अगर 14 है तो 14 में से 10 जो है इंटरस्टिशियल बना रहा है और बाकी 3 प्लाज्मा। ठीक है,
उसके बाद आता है हेलोथेन। हेलोथेन क्या करता है? हेलोथेन इज़ गिवन टू जनरल एनेस्थेटिक्स, पुअर एनेस्थीसिया। अच्छा, जो हेलोथेन है उसका मेजर इफेक्ट ये है कि वो एनेस्थीसिया तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जो बंदे को आपने सर्जरी करके छोड़ दिया है उसकी बाकी जो बाद में उसको पेन्स होंगी उसको कौन कवर करेगा? तो हेलोथेन के साथ प्रैक्टिस रहती है हमेशा कि नाइट्रस ऑक्साइड दिया जाता है। वैसे भी हेलोथेन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है क्योंकि ये हाइपोटेंशन करती है, बहुत बुरी ब्रेडिकार्डिया कर देती है, हाइपोटेंशन कर देती है, साथ लिवर टॉक्सिक भी है, तो इसलिए इसको इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय डेस्फ्लोरिन एंड आइसोफ्लोरिन, ठीक है। और मॉर्फिन आपको पता ही अकेली एनाल्जेसिक है, ये एनेस्थेटिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है मेन सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। अच्छा, आप बोलेंगे कि भाई हम बाकी चीज़ों को क्यों नहीं कह रहे, यूरोजेंटल, राउंड लिगामेंट, यूट्रो, ट्रांसफर्स को क्यों कह रहे हैं? ठीक है, जो ट्रांसफर्स है ना उसका एक और नाम भी है, लेटरल लिगामेंट्स। तो जो लिगामेंट जिसने हमारे यूट्रस को लेटरली होल्ड किया हुआ है बॉडी के साथ, वो है हमारा ट्रांसफर्स कहते हैं, इसको कार्डिनल भी कहते हैं, इसको मैकनरॉड लिगामेंट भी कहते हैं, इसके 3 नाम हैं, ठीक है। ये हमारे यूट्रस को हमारी बॉडी पे जहाँ ये प्लेस्ड है उसको वहाँ पे ही रखता है कि इसको नीचे ये पेल्विक्स में ना गिर सके, ठीक है। और जो पेल्विक डायाफ्राम है वो उसके उसको कुशन कह सकते हैं, डायनामिक सपोर्ट, कुशन सपोर्ट देता है जब आप उछल कूद करें या जिस तरह से भी डायनामिक को हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। रिगार्डिंग द वार्मथ रिसेप्टर ट्रू इज़, अच्छा वार्मथ रिसेप्टर आपको पता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हमारे पाम्स में, हमारे हाथों में और हमारे सोल्स में, ठीक है। सबसे पहले आपको जो गर्मी है वो हाथों में या पाँव में फील होगी सबसे पहले, ठीक है। और ये जो होते हैं ये स्लो होते हैं। इधर इन्होंने लिखा हुआ है कि स्मॉल रिसेप्टिव एरिया, स्मॉल तो नहीं है, लार्ज रिसेप्टिव एरिया, पूरा हाथ है भाई। उसके बाद गैमा एफरंट नहीं, इसके गैमा नहीं होते, इसके सी अनमाइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं, ठीक है। और ये अडेप्ट टू 15-20 तो हमारा टेम्परेचर पे बॉडी हमारे इतनी वार्मथ नहीं फील करती है। हमारी बॉडी वार्मथ फील करना शुरू करती है 41 से लेके 46 डिग्रीज़ पे जाके हमारी बॉडी को पता चलता है कि भाई गर्मी होने लग गई है, तो उस पे वो रिस्पांस देती है। अगर 15-20 पे देना शुरू हो जाए तो बस फिर पाकिस्तान में तो हम रोस्ट हो जाएं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 में कह रहे हैं कि 38 वीक्स है, प्रेग्नेंट फीमेल है, विजिटेड फैमिली रिमोट एरिया, डेवलप जॉन्डिस, व्हाट इज़ द हेपेटाइटिस, ठीक है। अब हेपेटाइटिस इसमें से कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस ई है। अच्छा, इसमें जो टिप है ना वो ये है कि अगर इस बंदे में अगर वो शो नहीं करेंगे ना रिमोट एरिया का वर्ड, अगर कह दिया है कि भाई एक फ़ीमेल है उसको जॉन्डिस हो गया है और वो उसने पता नहीं गंद बुला कुछ भी खाया था, तो आपने हेपेटाइटिस ए करना है। हेपेटाइटिस ए इज़ द कॉमनेस्ट हेपेटाइटिस फॉर द फीको ओरल रूट, ठीक है। कंटेमिनेटेड खाना खा लिया है तो मोस्ट कॉमन इज़ हेपेटाइटिस ए। और अगर रिमोट एरिया का वर्ड यूज़ किया है, रिमोट एरिया किसी गांव शाव में चली गई है, तो हेपेटाइटिस ई जो है वो उसका मोस्ट लाइकली वायरस होगा, वो प्रेवलेंट वहाँ पे करता है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी देखें, पूछा हुआ है मोस्ट कॉमन इन प्रेगनेंसी, इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट कॉमन इन ओवरऑल, ठीक है। मोस्ट लीथल रिमोट एरिया प्रेगनेंसी हेपेटाइटिस ई। मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस जनरल पूछा जाए तो मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस डी होता है, और ये मोस्ट लाइकली हेपेटाइटिस डी उन लोगों को होता है जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो, ठीक है। जिसको हेपेटाइटिस बी होगा उसको हेपेटाइटिस डी होगा। ये मैंने हाउस जॉब में एक पेशेंट देखा था, उसके अलावा मैंने कभी हेपेटाइटिस डी का पेशेंट नहीं देखा। मोस्ट लाइकली ये उसी को ही आता है जिसको हेपेटाइटिस बी होता है, उसका लिवर पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उसको बहुत सिवियर जॉन्डिस होता है, बहुत सिवियर जॉन्डिस, तो वो हेपेटाइटिस डी डायग्नोज होता है उसको कि हेपेटाइटिस बी के ऊपर उसको हेपेटाइटिस डी हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन्स फाउंड इन सिक्रीशंस, तो मैंने ये आपको बताया है अभी अपने इम्यून के लेक्चर्स में कि ए जो होती है वो आपकी म्यूकस में, सिक्रीशंस में, हर चीज़ में, ब्रेस्ट मिल्क में हेपेटाइटिस ए होता है, लेकिन सीरम में इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन बॉडी में इसकी फिर भी बहुत वैल्यू है, ठीक है। जो बच्चे अगर चाइल्डहुड के बच्चे बीमार होके आ रहे हैं तो आप उससे कहेंगे कि भाई आपको क्या मसला है, तो उसकी IgA डेफिशिएंसी निकलेगी, ठीक है। और IgM जो है वो बॉडी में सबसे बड़ी
लार्जर इस साइज़ है, इसका साइज़ इसका लार्ज है। और सबसे ज़्यादा सीरम में कौन सा होती है, IgG सबसे ज़्यादा सीरम में होती है। IgD रिसेप्टर्स ऑफ द बी सेल्स में बी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं इसके IgD के, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप ऑफ सेल इंक्रीज इन वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे भी पैरासाइट्स आ जाएंगे और जहाँ पे भी एलर्जी आ जाएगी वहाँ पे इओसिनोफिल जो है वो हमारे तैयार होंगे लड़ने के लिए। सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन 93 सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लास्ट ट्राइमेस्टर। तो पहले जो पहला ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें कॉर्पस ल्यूटेम हमारा हिम्मतें दिखा रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए आप ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटम हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स में काम करता है। उसके बाद वो कहता है प्लेसेंटा को भाई अपना काम ले लो, टेक ओवर कर लो। उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा डज द वर्क, क्योंकि तब तक सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो प्लेसेंटा है वो डेवलप हो गया होता है, ठीक है। तो तब तक कॉर्पस ल्यूटियम पहला ट्राइमेस्टर में काम कर रहा होता है। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन, तो ये आपको पता है लोकल मेटाबोलाइट्स जो हैं, ऑक्सीजन डिमांड और लोकल मेटाबोलाइट्स जो हैं वो हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं।